Good morning and welcome to Business Morning, your one-stop destination to kickstart your day with all the business news with special focus on the markets. In next 1 hour, we will discuss all the market action and the major corporate happenings. And in our financial literacy segment, our focus will be post-office savings schemes in India. Good morning to you, Arun. As always, a new day to start with. शुभ प्रभात सिद्धांत। और कल आरबीआई ने आईडीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन को बैंक लाइसेंस के दे दिए हैं। और आखिर क्या कुछ खासियत रही इन दोनों कंपनियों की, ये दोनों ही नए बैंकिंग लाइसेंस की रेस में बाजी मार गए, और क्या कुछ रणनीति होगी आईडीएफसी और बंधन की अपने पांव जमाने में बैंकिंग सेक्टर की इस दुनिया में। साथ ही फोकस उन कंपनियों पर भी करेंगे जो कि बैंकिंग लाइसेंस की रेस में थे, लेकिन हाँ, इन्हें लाइसेंसेस नहीं मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और हमारे स्टूडियो में खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। गजेंद्र नागपाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे एसएनसी ग्लोबल के रिसर्च हेड जयशील। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन क्या कुछ सूरत हाल रहा है सिद्धांत अमेरिकी बाजारों का? Another record high for the US markets. The US markets on Wednesday. Let's see what was the action there. Well, the S&P 500 closed at another record high on Wednesday as signs of steady private sector hiring suggested that the economy was slowly building momentum after a winter-related pullback. That also puts more focus on Friday's US government job data, which is among the most widely watched economic indicators in the country and as well as the world. The Dow Jones Industrial Average rose 0.24% to end at 16,573. The S&P 500 gained 0.29% to finish at 1,891, a record closing high. The S&P 500 also hit an intraday record high of 1,893. The Nasdaq Composite gained 0.20% to close at 4,276. तो यूएस बाजारों में तो हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन एशियाई बाजारों का हाल क्या है उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। और अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते एशियाई बाजारों की आज भी शानदार शुरुआत हुई है। जापान के बाजार में निकाई से अच्छी बढ़त देखी जा रही है। वहीं निकाई करीब आधे फीसदी की तेजी के साथ 15,032 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कॉस्पी इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ में 2000 के स्तर के आसपास या उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हैंग सेंग में आधे फीसदी की बढ़त बरकरार है और 22,634 के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में कहीं ना कहीं 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है और ये 3216 के स्तर पर डटा हुआ है। और प्री ओपन्स का हाल देख लेते हैं कि प्री ओपन की कैसी शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट आज का लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुनाफा वसूली के आसार दिख रहे हैं। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ खुला है। कल हालांकि इसमें बढ़त देखी गई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में कहीं ना कहीं आज गिरावट दर्ज की जा रही है। कम से कम 4 या 5 अंकों की गिरावट है। ज़्यादा गिरावट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन जो निफ्टी है उसके उलट, उसमें भी हालांकि मामूली उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह की प्री ओपनिंग हमें कल देखने को मिली थी काफी शानदार, 30 से 40 पॉइंट निफ्टी जो ऊपर डटा हुआ था प्री ओपनिंग सेशन के अंदर, आज कहीं ना कहीं मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 6,760 के स्तर पर कायम है इस समय पर निफ्टी। Well, that was a pre-market action. But before that, we'll go to all the international business news. In a speech in Washington, Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund, has said that more public and private investment is essential to close infrastructure gap in countries like Brazil, India and South Africa. She also called for brave action to stop the global economy towards heading a years of subpar growth. More such international business news in our international business wrap. Global economy could be heading for years of subpar growth, according to the head of the International Monetary Fund (IMF).
Christine Lagarde warned that without brave action, the world could fall into a low-growth trap. She said the global economy would grow by more than 3% this year and next, but that market volatility and tensions in Ukraine pose risks. That the global economy is turning the corner of the Great Recession. Hope. But I immediately said that growth remains too slow and too weak. In 2013, growth was about 3%. In 2013. In 2014, 2015, it will be more. So, positive, but certainly below past trends, and not the highest of the trends as we saw it before the crisis, just a regular trend. Amazon unveiled a $99 video streaming device called Fire TV. The company says it will be more powerful and easier to use than rival services by Apple, Google and Roku. General Motors came under withering attack for its decade-long failure to notify the public about defective parts linked to fatal crashes. US Senator accused GM of culture of cover-up. German airline Lufthansa has cancelled around 900 flights at the start of a 3-day strike that is expected to affect some 4,25,000 passengers. The airline says it expects a further 3,000 flights to be grounded by one of the biggest stoppages in its history. And Google is splitting its stock 2 for 1, that doubles its share count. Business Bureau, DD News. Well, that was our international business wrap. But now on to our business newspaper review. Let's start with the Economic Times. And Economic Times says that RBI, that's the big story, granting in principle approval to IDFs and Bandhan for new bank licenses. That's the top story. Well, it's a top story in almost all the newspapers, especially in business newspapers. The RBI received 27 applications. Later too, Tata Sons and Value Industries withdrew public sector units. India Post and IFCI and private sector Anil Ambani Group and Aditya Birla Group were among the 25 players in the fray for the bank licenses. In past 20 years, the RBI has licensed 12 banks in the private sector in 2 phases. So that's the big story in almost all the business newspaper. जी जाहिर तौर पर सिद्धांत अंग्रेजी पेपर में जहां आईडीएफसी और बंधन को जो बैंकिंग लाइसेंस दिए गए हैं इसको प्रमुखता से छापा है, वही जो हिंदी न्यूज़पेपर्स है उसमें भी कहीं ना कहीं सभी जो हिंदी जो व्यापार जगत की जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं यही खबर सुर्खियों पर रही है। लेकिन देखिए सबसे पहले समझने की जो एडिटोरियल आ रहे हैं उसमें भी यही कहा गया है कि जो आईडीएफसी है इसका कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है 70,000 करोड़ की है, जो लोन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 50,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ जो इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कहीं ना कहीं 24% के आसपास रहती है। ऐसे में जाहिर तौर पर आईडीएफसी का बाजी मार जाना इस रेस के अंदर लाजमी था। वही बंधन जो है इसके कम से कम 2000 ब्रांचेज हैं कहीं ना कहीं, और जो दूसरी बात है कि 54 लाख से ज्यादा कस्टमर्स इसके हैं। तो कहीं ना कहीं बंधन और आईडीएफसी इसी वजह से कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आए हैं इस बैंकिंग लाइसेंस की रेस के अंदर। सिद्धांत, Other than banking sector, the aviation sector is buzzing again. News from Business Line, and this is from the aviation sector. The Tata SIA gets NOC from the aviation ministry. The Ministry of Civil Aviation has given its go-ahead to Tata Singapore Airlines, the joint venture between Tata Sons and Singapore Airlines, taking it a step closer for that crucial introduction in the country. Now it's just awaiting the DGCA's nod. एक और खबर जो कि प्रमुखता से छपी है वो है सैमसंग के सिद्धांत, क्योंकि सैमसंग के लिए एक बहुत बड़ी फटकार होगी, क्योंकि जो सैमसंग के जो मुखिया है ली कू ही उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 6 सप्ताह के अंदर अंदर गाजियाबाद की कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। दरअसल जो दिल्ली की एक कंपनी है JCE करके कंपनी है, उसका ये क्लेम है कि जो दुबई की जो ब्रांच है जो सैमसंग की, उसको कहीं ना कहीं $1.43 बिलियन का जो पे करना था वो एक कंपनी नहीं कर पाई है, पे इस समय पे नहीं कर पाई है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सैमसंग के जो मुखिया है ली कू ही को ये उन्हें बुलाया गया है कि उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट में हाजिर होना होगा। 6 सप्ताह का समय दिया गया है। More legal battle for Samsung, given the fact that it's already facing legal battles across the world on patent issues with Apple especially. जी जाहिर तौर पर सिद्धांत, लेकिन अब आगे क्या कुछ रहेगा कॉर्पोरेट खबर में अगर आप बताएं। Let's go to our corporate wrap. In a step to pressure the management, union leaders at Toyota Kirloskar Motor have begun an indefinite hunger strike in front of the plant. The wage dispute, which recently hit production at Toyota India's twin plants in Bangalore, has brought down dispatch dealers by 58% to 8,206 units in March. The company has been facing significant production loss
since it declared lockout at its plant on March 17th. और डीडी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक नागरिक विमानन मंत्रालय ने टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के साझा विमान उपक्रम को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। वहीं मलेशिया विमान कंपनी एयर एशिया के साथ टाटा के एक दूसरे विमान उपक्रम को डीजीसीए से अंतिम एयर ऑपरेटर परमिट मिलने का इंतजार रहेगा। Well, news from the sugar space. Sugar prices have increased by almost 24% in last 20 days, with a jump in prices by 8% in just last 2 days. A mix of factors including a reduced selling pressure on mills as the crushing season is closer to its end, increased buying by stockists, availability of soft loan from the banks, talks of El Nino, increase in international prices due to lower production expected from Brazil are held responsible for the current rise in the sugar prices. वहीं चालू पेराई सीजन के दौरान 31 मार्च तक चीनी उत्पादन में 6.9% की गिरावट आकर कुल उत्पादन 215 लाख टन का ही हुआ है। वहीं प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटा है, लेकिन कर्नाटक में बढ़ा है। वहीं चालू सीजन के शुरू में गन्ना मूल्य को लेकर विवाद होने के कारण मिलों में पेराई देरी से शुरू हो पाई थी। देश भर में इस समय 330 चीनी मिलों में पेराई चल रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 331 चीनी मिलों में पेराई चल रही थी। अक्टूबर से शुरू हुई चालू पेराई सीजन में चीनी का उत्पादन 16 लाख टन घटकर 215 लाख टन ही हुआ है, जबकि साल की समान अवधि में 231 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। Housing finance company Dewan Housing Finance has entered into a mortgage guarantee contract with the IMGC or the Indian Mortgage Guarantee Corporation. This offers Dewan Housing a first loss guarantee on its pool of priority sector housing loans. और सुस्त विकास और बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट ऋण के डिफॉल्ट होने के बीच बैंकों ने अब होम लोन का वितरण बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एसबीआई ने अपनी स्पेशल होम लोन दरों को 31 मार्च के बाद भी जारी रखने की घोषणा की है। अगली किसी घोषणा तक ये स्पेशल होम लोन दरें जारी रहेंगी। इस बीच एक्सिस बैंक ने भी कम आय वर्ग के लोगों के लिए खास होम लोन उत्पाद आशा को लॉन्च किया है। ये होम लोन योजना उन परिवारों के लिए होगी जो अपना पहला घर खरीद रहे हैं। Well, news from the auto space. Bajaj Auto has reported 1.33% increase in motorcycle sales at 2,70,591 units in March 2014. The company had sold 2,67,037 units in the corresponding month of the previous year.
और ये तो भाई कॉर्पोरेट जगत की तमाम खबरें, लेकिन इसी बीच शेयर बाजार अब खुल चुका है। जो प्री ओपनिंग सेशन का था, जो 9 बजे से लेकर के 9:15 तक था, उसके बाद में शेयर बाजार अब खुल चुका है। अच्छी खासी ओपनिंग नजर होती आ रही है। सेंसेक्स लगभग 35 से 40 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। 46 अंकों के साथ शेयर बाजार ऊपर चल रहा है। सेंसेक्स का ये आंकड़ा है, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 22,600 के आंकड़े को बार बार छूने की कोशिश कर रहा है, उसे पार करने की बार बार कोशिश कर रहा है। वह ये सूरत हाल निफ्टी का भी है, जो कि 6,760 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। So the bulls are again calling the shots on the bourses. Indian stocks extending their strong gains. Today will be the 11th day of gains for the markets. Well, the markets clearly on steroids. Well, now the gainers are on your screen. Dr. Reddy's Lab almost up 2%. Jindal Steel almost up 1%. NTPC, HDFC and Sun Pharma from the pharma sector, other gainers on the bourses. लेकिन आज जाहिर तौर पर लूजर्स देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लार्सन एंड टूब्रो, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, टाटा स्टील, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेटल स्पेस है और जो बैंकिंग जो स्पेस है, थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सेक्टरल बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालने की कोशिश करें तो बैंकिंग के शेयर में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्शन देखने को इस समय पे मिल रहा है। Banking sector are the shares to be watched today, given the fact that yesterday the big announcement came on the banking licenses issued. जी, तो जाहिर तौर पर आज बैंकिंग सेक्टर भी रेडार पर रहेगा। लेकिन अजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय, बिजनेस मॉर्निंग, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाजियाबाद कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा जो सैमसंग के जो चीफ हैं, तो क्या कुछ विकल्प अब रह जाते हैं कि अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर का जो समय दिया गया है उसमें अगर हाजिर नहीं हो पाते हैं तो क्या कुछ विकल्प रहेंगे ली कू ही के पास में? ज़्यादा विकल्प उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है, उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो एक्शन में आ जाएगा और उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये पहले ही खबर आ चुकी है। आप जानते हैं कि सैमसंग के जो प्रमुख हैं वो पहले भी विवादों में रहे हैं अपनी कंट्री में लेकर के, अपने कुछ पर्सनल उनके जो परिवार के साथ रिश्ते हैं उनको लेकर के। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक लोकल सब्सिडी को भुगतान नहीं किया है उनके काम का, तो उन्होंने लोकल लॉस का पालन नहीं किया है। इसलिए उस कंपनी ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि चूँकि उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी अपील दायर कर चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ से राहत नहीं मिली और अभी शायद उनको कोर्ट के सामने पेश होना ही उनके लिए एक अंतिम विकल्प बाकी रह गया है। Well, thanks so much, Ajay. We'll go to Mumbai now. Well, the markets have opened. They are obviously the positive sector. Given the fact that yesterday the big announcement came, the licenses were announced. What's your take on the banking sector? Banking sector means just stick to the particular sectors, मतलब particular counters, not for especially like PSUs are rallying more than the private banks. So just take the good call on the PSU banks, which have good asset quality and all this. But So my call is on PSUs apart from the private banks, but subjected to their books, which have good book value. जी, जाहिर तौर पर। लेकिन गजेंद्र, आपको मैं इस चर्चा में लेकर के आना चाहूँगा बीच में। जो लोग बाजी मार गए बैंकिंग लाइसेंस की रेस के अंदर, जैसे कि IDFC है, जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उन शेयरों में क्या रणनीति रहेगी आपकी? जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस हो गया, जो L&T फाइनेंस जिसे कहा जाता है, साथ ही रिलायंस कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला नोवो, जो तमाम जो रेस में शामिल थे, उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? और IDFC में इस समय पे आप क्या कुछ करेंगे? इम्पैक्ट है वो तो लगता है कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये बात भी साथ साथ कहना उचित होगा कि जो ये बैंकिंग लाइसेंस है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि भी आज बैंकिंग लाइसेंस आपको मिल गया और कल से आप यू नो एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी द बिग चैलेंज, पर्टिकुलरली फॉर IDFC which does not have any experience in dealing with the retail banking thing. On the contrary, you know, जहाँ तक बंधन का सवाल है, बंधन में रिटेल का एक्सपोजर अच्छा है, लेकिन obviously they have different challenges from the strategic standpoint in the banking space. तो कहीं ना कहीं मैं उसको साथ में जोड़ के देखना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है बाकी कंपनीज का जिनको अभी लाइसेंस नहीं मिला, आई डोंट थिंक कि उनके लिए भी होपलेसनेस की सिचुएशन है, बिकॉज RBI ने जो कहा है वो ये कहा कि ये विंडो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि भी ये फाइनेंस का हो चुका है और सिर्फ इन दोनों के अलावा किसी और को नहीं मिलने वाला है। आई एम श्योर एज द टाइम वुड प्रोग्रेस वी वुड सी सम मोर बैंकिंग लाइसेंसेस कमिंग अप फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो खबरों का बाजार है अबाउट दीज
पीपल दीज कंपनीज हु हैव नॉट गॉट द लाइसेंस, वो शायद गर्म रहेगा आने वाले कुछ एक महीनों तक, बट मुझे नहीं लगता कि अभी होपलेस की बात है। यस, इमीडिएट टर्म में L&T फाइनेंस वगैरह के लिए थोड़ा सा Gajendra, L&T Finance was one of the stocks, was one of the institutes which was expected to get the license. What's your take on that stock? Do you expect that it just might lose its momentum now? So I don't think so. In the immediate term, there could be a situation when some kind of a profit taking or some kind of a selling could appear because of the immediate disappointment that the market is foreseeing. But I don't think even L&T Finance also has not run up to that extent that it has gone out of proportions for the investing community. Yes, there was some euphoria that had got built up. That will probably subside now. But I don't think L&T Finance anyways in their other business activities have been doing reasonably well. And if this news would have come, they would have probably consolidated their gains. But I don't think the stock is going to go to a serious downtrend from here on. गजेंद्र, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। L&T फाइनेंस देखिए 8% डाउन है आपकी स्क्रीन पर इस समय पे। आदित्य बिरला नोवो के काउंटर को भी मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ। ये L&T फाइनेंस का जो काउंटर है कम से कम 3% डाउन रहा है 3 महीने में, लेकिन हाँ 8% का डैमेज हुआ है। ये आज के कारोबारी सत्र की बात है। आदित्य बिरला नोवो कहीं ना कहीं डैमेज उसमें भी दिखाई दे रहा है, ये 2% के आसपास में डैमेज है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बात चल रही थी कि L&T फाइनेंस को ही मिलेगा कहीं ना कहीं लाइसेंस, वो एक बात मानी जाती है, इसलिए आज सबसे ज़्यादा डैमेज इसमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो IFCI का काउंटर है उसमें भी कहीं ना कहीं जो डैमेज आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा कुछ समय में। तो ये तमाम काउंटर जो थे रिलायंस कैपिटल, आदित्य बिरला नोवो, ये तमाम जो काउंटर्स हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर लाल निशान में कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन सिद्धांत, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये होगा देखना कि अब यहाँ से रणनीति क्या बनाई जाए, क्योंकि कई एनालिस्ट ये कह रहे थे कि L&T फाइनेंस, IFCI, ये जो जितने भी काउंटर्स हैं जो कि इस रेस में शामिल थे, ये कहीं ना कहीं सिर्फ बैंकिंग लाइसेंस की वजह से पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक नहीं है, इन्हें लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहिए। गजेंद्र, लेकिन अगर आज की बात करें, क्या आप इनमें निवेश करना पसंद करेंगे? मतलब IDFCI में आप निवेश करने की रणनीति बनाएंगे यहाँ से जाते हुए, या फिर जो दूसरे काउंटर जो काफी जिस पर डैमेज आ चुका है उसमें आप कहीं ना कहीं एक प्ले करने की कोशिश करेंगे? देखिए, IDFC में द गुड न्यूज इज ऑलरेडी आउट, इसलिए अब इसकी अपेक्षा में कि इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है, खेलना चाहिए, स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो नियम है, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो ये होता है कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। अब जो भी हमारी अपेक्षाएं थी वो एक बार मीटअप हो गई, तो क्योंकि अब न्यूज़ इज आउट, तो अभी फ्रेश बाइंग की मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी, अनलेस कि आपका जो नज़रिया है बहुत लॉन्ग टर्म का है। जहाँ तक सवाल है एंट्री करने का उन स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स में लाइसेंस नहीं मिले हैं, मुझे लगता है 1-2 दिन तक वो जो फ्रॉथ था, जो बिल्टअप हुआ था इन काउंटर्स में पिछले 4-5 दिनों में, वो फ्रॉथ को पूरी सेटल होने दीजिए। L&T फाइनेंस जैसी कंपनी या रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनी या LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीज आर एनीवेज वेरी गुड quality stocks, so one should have them in their portfolio from a medium to long term standpoint. Well, Gajendra, let's talk about public sector banks, especially State Bank of India and Bank of Baroda. Bank of Baroda hit 52-week high yesterday, and the State Bank of India, it has extended the date of special loan home loan rates for the new and women borrowers beyond March 31st. So what's your take on Bank of Baroda and SBI specifically? You see, SBI has been a wonderful bank. The stock has run up quite a bit in the last 2 trading sessions, but there are reasons why these stocks have been moving up. There has been obviously a hope that the economy is going to get a momentum in the new regime, and the NPAs are going to come down, and there are obviously rupees being strengthening, inflation, etc. The pressure on the interest rates is going to ease out. So to that extent, I think the PSU banking space is going to attract the buying momentum from the investing community. Whereas housing loan, etc., it's a natural choice for any bank now to remain in housing loans because the instances of NPAs are the lowest in the banking space. So I would want to remain a buyer on these 2 banks. जी, जाहिर तौर पर SBI का काउंटर आपकी स्क्रीन के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस समय पर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं L&T फाइनेंस के अंदर, IDFC के अंदर। वॉकहार्ट एक ऐसा स्टॉक है जो कल भी 20% की छलांग के साथ कारोबार करा था, आज भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। वॉकहार्ट में क्या कुछ रणनीति होगी, चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ।
हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Welcome back. Now we'll go to Mumbai again. Now specifically, let's talk about infrastructure sector, and in that also cement stocks, ACC stocks like that. Given the fact that the economy is showing green shoots of recovery, so do you think these stocks, specifically cement stocks, are rising again? See, if you see the Q2 and Q3 numbers in FY14, what we have seen, there's a marginal improvement in the numbers, EBITDA margins and PAT margin also, and the stock rallied much as compared to the numbers, performance and all that recently. So what we expect, we are waiting for Q4 numbers, and we don't expect so. There's a lot of improvement in the numbers also, and might be there's a hope on the hope of good margins and all that. They will rallied so much. So I don't expect the rally will continue until the fundamental change. जयश्री, लेकिन So I एक don't चीज expect any. जी जयश्री, लेकिन एक चीज़, ये तो आपने सीमेंट सेक्टर का हमारे सामने एक खाका खींचने की कोशिश की कि क्या कुछ आउटलुक रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स इस समय पे जनरेट हो रहे हैं वॉकहार्ट के अंदर। कल भी 20% के आसपास ऊपर रहा था, आज भी अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है। वॉकहार्ट के अंदर इस समय पे आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे और किस तरह से प्ले करेंगे आप वॉकहार्ट को? हेलो जी जयश्री, जी जयश्री, सवाल मेरा वॉकहार्ट को लेकर के है। वॉकहार्ट में इस समय पे आप क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे? वॉकहार्ट में अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई जस्ट से कि जस्ट बुक द प्रॉफिट्स गवर्नमेंट द रैली इज कंटिन्यूइंग। आई डोंट नो द फंडामेंटल, ऐसा कोई सडन देयर इज नो चेंज इन सडन फंडामेंटल्स ऑन दैट, सो आई जस्ट रिकमेंड टू एटलीस्ट डाइल्यूट योर पोजीशन एट द मोमेंट। Well, there is another news from another newspaper that L&T may write off 15,000 crore rupees worth slow-moving orders. So, what's your take on L&T? Jayashree, what's your take on L&T? Yeah, L&T means it's a long term. It should be in your long term portfolio. It's a good stock. Fundamentals are good. Numbers they have shown good numbers, and we expect good numbers also. So margins good, and the focus on EPC segment is really getting high. It's good. The EPC segment is getting good. So what we expect, they are diversifying their portfolio. The major revenue will contribute from EPC segment. So that will be the contribution comes from that segment. So मेरे को जो लगता है, what we expect one should keep this in the portfolio. जयश्री, ऑटो सेक्टर पर आपकी एक राय जानना चाहूँगा। स्पेसिफिकली एक स्टॉक की बात करूँगा जो है भारत फोर्ज का। यूएस और यूरोप के बाजार में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है इस कंपनी का। काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स इस समय पे जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय पे भारत फोर्ज के अंदर। ऐसे समय में जब ब्याज दरें कहीं ना कहीं काफ़ी टाइट हो रखी हैं, क्या आप इस समय पे इस शेयर के अंदर, यानी कि जो भारत फोर्ज है, इसमें कोई पोजीशन लेना चाहेंगे? Still, numbers are not so great. So on the basis of the numbers, I'll wait for Q4 numbers. I just like the stock rallied so much. So I'm not okay with the fundamentals at the moment. So I just not recommend to buy the stock at the current time. So Jayashree, continuing with the auto sector itself, the last financial year was not good for the auto sector. The Motown was literally on a break. Where do you think the auto sector going is? Specifically talking about certain stocks, Bajaj Auto reported its numbers, 1.33% increase in motorcycle sales. So where does that stock goes and the auto sector as a whole? See, I'm just talking particularly about the Bajaj Auto. If you value the counters on FY15, FY16 number, that's trading at a low multiple. If you based on the TGM and the last valuations also, the kind of the performance they have shown. So I'll still continue with that Bajaj Auto. I'll recommend the investors to buy the stock at these levels, or to buy on dips also. I'll recommend to. So one should have this stock in the portfolio currently. Well, coming back to our Delhi studio, Gajendra, tell me what tipped the balanced favor of these two companies which got the banking licenses yesterday? What was the main reason? Why were they chosen?
you know, as you just now also mentioned in the beginning of the program, the kind of asset base that IDFC had was running into 60,000 crores. I think that was good enough reason for anybody to look at this particular entry with all seriousness. And then the capital adequacy ratio also was more than the normal banking space capital adequacy ratio that the banking sector has. So I think these two factors work mainly in favor of IDFC. And as regards Bandhan, I think their distribution network, their total retail base, and it overall fits into the criteria that RBI had set for the new banking license was the financial inclusion. I think this company seemed to be fitting the bill completely. So I think these two, the factors that I shared with your viewers just now, worked in favor of these two companies, at least in the first instances. As I pointed out last time also, I don't think that's the end of it. It's just the beginning of it, and we should hope that the new company, the other entities also get something favorable coming to them on the banking license side. गजेंद्र, जो रुपी डॉलर इक्वेशन है, कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए कि रुपी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको मजबूती मिल रही है, 60 से नीचे अब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है जो रुपया है। जो आईटी कंपनीज है, मैं स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप कंपनीज है और मिड कैप को दोनों को सेग्रीगेट करके बात करना चाहूँगा। क्या आपको लग रहा है कि जो आईटी कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी हैं, इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? और अगर हाँ, तो किन स्टॉक्स पर आप इस समय पे सेल की राय देते हैं? और मिड कैप में अगर कोई स्टॉक्स पर पिकअप करने की राय देते हैं तो कौन सी वो स्टॉक्स होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भी, क्योंकि रुपी स्ट्रेंथन हो गया इसलिए हमने आईटी स्पेस में करेक्शन आते हुए भी देखी है, और करेक्शन चूँकि आ चुकी है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ से फर्दर करेक्ट हो ऐसा मुझे फ्रैंकली नहीं लगता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो आउटलुक है फॉर द आईटी स्पेस वो अभी भी रोबस्ट है। यस, रुपी जब वीक हो रहा था तो एक किस्म से टेलविंड्स थी जो इन कंपनीज को सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ तो आपका बिजनेस आउटलुक बेहतर था, और दूसरी तरफ क्योंकि रुपी भी वीक हो रहा था तो आपके रेवेन्यू इन डॉलर टर्म्स ऑब्वियसली थोड़े से बढ़े हुए प्रतीत होते थे। तो ये दोनों फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब रुपी क्योंकि स्ट्रेंथन हो रहा है तो वहाँ पे वो जो टेलविंड्स थी वो शायद हेडविंड्स में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स ने सेक्टर ने करेक्शन भी देख लिया है, इसलिए करंट लेवल पे मुझे लगता है आपको नहीं सेल करना चाहिए। ऑन द कंट्री, अगर करेक्शन थोड़ी सी और कंपाउंड होती है तो मुझे लगता है आपको लेने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, पर्टिकुलरली द लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस। मिड कैप में आपका कोई फेवरेट पिक होगा गजेंद्र? आप आईटी स्पेस की बात कर रहे हैं? आईटी स्पेस में यस, मुझे लगता है ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर इज वन स्टॉक व्हिच कम्स टू माय माइंड, पोलैरिस इज वन स्टॉक दैट लुक्स ग्रेट टू मी, एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू अदर, जैसे इन्फोटेक एंटरप्राइजेस है। ये स्टॉक्स मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं इन द पास्ट, तो आई थिंक दीस स्टॉक्स कुड बी वर्थ लुकिंग एट वंस अगेन। Well, we'll continue with discussions on the stock markets, but now for the big business news, which were the top focus in the country. A day after the Election Commission gave its nod for new bank licenses, the Central Board of Directors of the RBI decided to give in principle approval to IDFC Limited and Bandhan Financial Services Private Limited in its meeting on Wednesday. High-level advisory committee set up by the RBI also recommended that in the case of Department of Posts, which is applied for license, it would be desirable for the RBI to consider the application separately in consultation with the Government of India. The RBI has accepted the recommendations of the advisory committee. The in-principle approval granted will be valid for a period of 18 months, during which the applicants have to comply with the requirements under the guidelines and fulfill the other conditions as may be stipulated by the RBI. The Supreme Court withdrew the name of James Spiegelman, ex-Chief Justice in the LG of New South Wales, Australia, who was appointed by it as third arbitrator to resolve the dispute between Centre and RIL on KG Basin. Justice S.S. Nitcher, who had appointed Spiegelman, agreed to withdraw his name after the Centre contended that the name of ex-Chief Justice of New South Wales was mentioned in the list of names proposed by the Reliance Group for appointment as an independent arbitrator. In fresh trouble for Samsung Electronics chairman Lee Kun-hee, who is facing an arrest warrant, the Supreme Court has directed him to appear before a Ghaziabad court in a $1.4 billion cheating case filed against him. The court, however, directed that the arrest warrant issued against Lee for his non-appearance in the case before the trial court will not be executed for a period of 6 weeks. The BSE Sensex rose to record high for an 8th consecutive session after non-banking financial companies such as IDFC Limited surged after the Election Commission allowed the Reserve Bank of India to announce new bank licenses ahead of the general elections. Sensex today climbed to yet another record closing high of 22,551 on increased foreign funds inflows, mainly in banking and oil stocks amid firm global trends. In intraday trade, Sensex touched all-time high of 22,592 for the 7th day in a row. National Stock Exchange's Index Nifty also touched a new high of 6,763 in intraday trade.
Nation's largest lender, State Bank of India, which is also the largest home loan player, on Wednesday extended the date of special home loan rates for new and women borrowers beyond March 31 for an indefinite period. Last December, SBI had cut its home loan rates by up to 0.4% for new borrowers, and for women customers, an additional concession of 0.05% was offered. Earlier, the special rates were made available up to the 31st of March. तो ये थी कुछ तमाम बिजनेस व्यापार जगत की खबरें, लेकिन शेयर बाजार कहीं ना कहीं इसमें उठापटक देखी जा रही है, कभी हरे में तो कभी लाल में शेयर बाजार गोता लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, क्रूशियल लेवल्स को कहीं ना कहीं इसमें पकड़ के रखा हुआ है काफ़ी मजबूती से और स्लिप नहीं हो रहा है वहाँ से। लेकिन हाँ, कभी हरे में तो कभी लाल में, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट इस समय पे देखिए, 22,550 का जो स्तर है, जो लेवल है, इसे पकड़ा हुआ है और इसी के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। आगे की रणनीति बनाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स इस समय पे फोकस में है। जो मेटल सेक्टर, जो हिंडाल्को है, एसएसएलटी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर की शाइन इतनी शानदार है इस समय पे कि कहीं ना कहीं वो सेंसेक्स को ऊपर पकड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। जिंदल स्टील देखिए कहीं ना कहीं 2% के साथ ऊपर बना हुआ है। हिंडाल्को में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, 3% ऊपर है। एसएसएलटी का जो काउंटर है उसमें भी अच्छी खासी बाइंग है, 1.5-2% के साथ ऊपर मजबूती से बना हुआ है। तो मेटल सेक्टर की शाइन है लगातार बरकरार है और इसके बावजूद भी सेंसेक्स लेकिन कहीं ना कहीं सीसॉ की पोजीशन में कारोबार कर रहा है। So this 11th day of gains for the market and we believe the bull run will continue. Today the markets are almost flat, but let's hope what will happen after the markets come to an end. जी, जाहिर तौर पर मुंबई चलने की कोशिश करते हैं। जयशील से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर जयशील आप इस समय पे क्या लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, और अगर हाँ तो कौन से आपके फेवरेट पिक्स इस समय पे होंगे मेटल सेक्टर के अंदर? मेटल्स में स्पेशली इस समय आप फेरस के ऊपर, बिकॉज आयरन और प्राइसेस अभी लो चल रहे हैं। आयरन और प्राइसेस में डिक्रीज हो, आयरन और प्राइसेस बहुत लो लेवल्स पे आ गए हैं। सो अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर के अंदर जो ट्रेंड रहे वो अभी डाउन साइड है, और अभी स्टील के प्राइसेस में दिस नो वी डोंट एक्सपेक्ट कि अभी कोई प्राइस जो लोअर करेंगे ये कंपनीज। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट आवर टॉप पिक विल बी टाटा स्टील नाउ, विल कंटिन्यू टाटा स्टील। तो जाहिर तौर पर टाटा स्टील आपकी फेवरेट पिक निकल करके आ रही है। टाटा स्टील में अच्छी खासी वॉल्यूम्स इस समय पे जनरेट हो रही हैं और ये मेटल और माइनिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पे इस समय पे आ रहे थे। लेकिन जयशील, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आपका एक व्यू पेट्रोनेट एलएनजी पर लेना चाहूँगा। जो ओमान है 20% स्टेक लेने की बात कर रही है कहीं ना कहीं पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर। अगर ये स्टेक ले लेती है और ये डील पूरी हो जाती है तो पेट्रोनेट एलएनजी में आपकी क्या कुछ रणनीति होगी, और वैसे भी अगर डील ना भी होती है अगर, तो पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर इस समय पे आपकी क्या कुछ पोजीशन लेने की व्यू बन रहा है इस समय पे आपका? Petronet is very good stock, trading at valuation as compared to the company. Being a very good utility company, gas utility company, we recommend the investor to hold the stock or accumulate at lower levels. So we are just mentioning that one should have this stock in the portfolio. Well, from Mumbai we come back to Delhi, but before that the Petronet chart on your screen, 6-month chart, gain of almost 13%. So coming back to Delhi, Gajendra, let's talk about the pharma sector. It's also been buzzing. Aurobindo Pharma rose to a record high yesterday after the company announced completion of acquisition of certain commercial operations. So where do you think the whole pharma sector going and Aurobindo Pharma, the stock going? You see, the pharma sector has been a sector which has been in the news for a while and they have been doing extremely well. You know, we saw how the value got created in companies like Sun Pharma or Lupin, etc. Aurobindo also is creating a lot of value. Yesterday there was a news that in Torrent Pharma we had a private equity player, Chris Capital, taking up 3% stake in the company for some $40 million, which means that a pharma sector is one sector which is continuing to attract buying from the domestic institutions as well as the FIIs because of sheer growth prospect that this sector offers. I do believe that despite of their rich valuations, stocks like Aurobindo Pharma, Torrent Pharma still merit investments, and I would recommend a buy on selected. But what's your view on Ranbaxy? Look, Ranbaxy has been in the bad news, has been in the news for not so good reasons for a while now. US FDA has been, pricking them from time to time. That's the reason why these stocks has been facing some difficulties on that front.
But I do believe that post Japanese have come over, they have been trying to set their house in order, and it's only a matter of time when they will be able to do that. In the interim, I think the investing community will have to be prepared to face the volatility that this stock has been showing. But I do believe and I do hope also that since Ranbaxy has a considerable brand equity attached to it, they'll be able to come out of trouble, and one should use the opportunities that keep coming in the way from time to time because of the bad news around the stock, should be taken as an opportunity to buy into the counter. So that was the take on the pharma sector, but after the break we'll discuss about the sugar sector, and especially when El Nino effect has been gathering all the news in the newspapers. बहू गर्भ से है। माँ क्यों ना मधु का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने जाए? अल्ट्रासाउंड? मगर बहू तो एकदम ठीक है। कहीं तुम ये तो नहीं जानना चाहते कि लड़का है या लड़की? इसमें हर्जी क्या है माँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नर या मादा शिशु की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड गैर कानूनी है। ये महापाप है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो माँ। अल्ट्रासाउंड टेस्ट तभी हो जब गर्भवती महिला और शिशु की स्वास्थ्य जांच हो। लिंग के लिए ये जांच कराना अपराध है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Well, welcome back. Let's take a look at the bullion market. Well, gold is trading almost up 1% at 1,292 per ounce, so gain in the yellow metal. Onto the silver metal, currently silver is trading at $20 per ounce. That's almost up 1.58%. लेकिन जो सोने और चांदी में जिस तरह की चमक दिखाई दे रही है, कच्चे तेल का सूरत हाल थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 104.5 प्रति बैरल के आसपास जो कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, 1.25% की गिरावट करता हुआ ये कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर ये ताज़ा आंकड़े। तो जैसे ब्रेक से पहले सिद्धांत ने कहा था कि जो अल नीनो इफेक्ट है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है शुगर के अंदर। गजेंद्र, क्या मिठास के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अल नीनो अगर की जो बात को अगर माना जाए तो जो शुगर सेक्टर्स के अंदर जो मिठास एक तरह से देखी जा सकती है, क्या उसमें कुछ इम्पैक्ट आता हो आप देखेंगे? जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं। हमने अपेक्षाएं बिल्टअप होती हैं। अगर एल नीनो आता है तो कहीं ना कहीं जो ब्राज़ील है या दूसरे बड़े मुल्क हैं जो बड़े शुगर के प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ पे शुगर की प्रोडक्शन में कमी आएगी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी आएगा, क्योंकि इंडिया में भी अब बात आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई अप्रैल में जून तक तो बारिश होगी लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा सूखा देखेंगे। तो अपने आप में ये चीज़ें जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस को इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंगी। और क्योंकि शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जिसका स्टॉक मार्केट से भी लेना देना है और अल्टीमेटली सरकार से भी लेना देना है, आम आदमी से भी लेना देना है, तो ऐसी चीज़ें जो है ये ऑब्वियसली अच्छी खबर नहीं है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। बट क्योंकि शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे इसलिए आपको शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है अभी उसके लिए काफ़ी प्रीमेच्योर ये स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि अगर आपकी इनपुट कॉस्ट गोज अप देन योर प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो टेक्स अ बीटिंग। और क्योंकि ये सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और गवर्नमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट फूड इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड, तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो आगे पास होंगे नहीं होंगे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो जाती है। इतनी जल्दी उनके बारे में कुछ कहना, तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। एज टाइम प्रोग्रेस विल नो एज टू हाउ द क्लैरिटी इमर्जेस। जी गजेंद्र, लेकिन एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो लोग शुगर के शेयर्स में फंस चुके हैं, जैसे बलरामपुर चीनी में एक साल में कम से कम 20% ये ऊपर चले जाता है, लेकिन वही जो हिंदुस्तान है, बजाज हिंदुस्तान, उसमें कहीं 15% की गिरावट है। तो रेणुका शुगर्स हो गया, धामपुर चीनी शुगर्स है, इन जो शुगर सेक्टर में जो लोग फंस चुके हैं, जिनको लगा कि रन अप आ चुका है, जो लोग निवेश कर चुके हैं, क्या वो लोग मतलब जो पैसा निकाल करके कैश पर आ जाएं या फिर उसमें बने रहें और एक ना कहीं एक रैली देखने को आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय पे शुगर सेक्टर के अंदर?
देखिए, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो एक ऑन द फेस ऑफ इट शुगर कंपनीज के लिए थोड़ा सा यूफोरिया लेके आएगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरूर रैली हमको देखने को मिलेगी शुगर स्टॉक्स में। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि जिन भी इंडस्ट्रीज़ में या स्टॉक्स में अल्टीमेट जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो शेयर होल्डर के ऊपर या कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर नहीं और सरकार के ऊपर होती है, वहाँ पे हमेशा से शेयर धारकों के लिए ये अच्छा समाचार नहीं रहता। मैंने हमेशा ये आर्ग्यूमेंट फर्टिलाइज़र कंपनीज के लिए दिया, ये आर्ग्यूमेंट शुगर कंपनीज के लिए दिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिया है, जहाँ पे आपको प्राइस का जो फिक्स करने का जो लिबर्टी है वो नहीं आपके पास अवेलेबल है और सरकार के पास है, तो लीवर कहीं ना कहीं उनके पास है। तो शेयर धारकों के लिए ये अच्छा समाचार मेरे ख्याल से नहीं रहता। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब भी कभी आए इन स्टॉक से निकलने का ही सोचना चाहिए। Well, now going to Mumbai back, talking about the telecom space, it's buzzing with news. Recently, actually last evening itself, Bharti Airtel and IBM in a joint statement said that a new agreement was signed to manage Airtel's infrastructure and application services in India. So that's the news coming in on Airtel, and also the report that Airtel may buy back its 4.4% stake from Vodafone. So news coming from that sector. So where do you see the sector going, and of course the Bharti Airtel stock? Hello. Yes. See, particularly on the basis of the current news and the happenings in the telecom space, the price hike and increment in ARPU and all that, on the basis of fundamentals and the Q3 numbers, on the Q2 numbers also, we have seen a little improvement in that, and we see and uptick in the whole sector in the coming time. The kind of events is going on, the kind of positiveness is coming in the counters. So we are positive. Yes. Well, one general question: do you see corrections coming in the market, given the fact that rally has continued for a long time now, 11 days? Do you see some kind of correction? Yeah. It can be. The rally in the stock market has rallied so much, so we can see, and it's very necessary for the and healthy for the market. लेकिन जयशील, इस समय पे आप सेंसेक्स और निफ्टी के क्या टारगेट्स देखते हैं चुनाव से पहले क्या आप कोई स्पेसिफिक टारगेट्स देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के लिए, या फिर इस जो अप्रैल सीरीज चल रही है इसमें कितने कहाँ आप सेंसेक्स और निफ्टी को वाइंड अप होता हुआ देखेंगे? वाइंडिंग अप ऑन द बेसिस, मेरे हिसाब से तो क्या है कि स्टॉक में अभी जो हम लोग जो हंस हुई है हमारा कि मार्केट में कंसोलिडेट हो गए और इसी रेंज पे रहेगा, जो भी हमारा करंट है सीरीज पे रहेगा, तो कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस. So we are not so much. Yes. Well, coming back to Delhi again, Gajendra, tell me what will be your strategy for the day? For today? Yeah. Look, it's so difficult because market is so much more news driven. As you rightly pointed out just now, that the markets are at a level where it has to consolidate here for some more time. We have seen some 10 consecutive days of rise in the market. So any small bad news from the global standpoint could bring in much needed correction in the market. So I believe that rather than looking at Sensex or the Nifty, one should be looking at specific stocks, because if you remember yesterday we had seen the advanced decline ratio in the broader indices, particularly the mid cap and the large cap. There was the two advances to one decline, which means that the rally is somewhere spreading to the counters which are outside the Sensex and the Nifty basket. So I would want to be playing on the specific stocks for today. So key cues for the market in coming next week. What key cues you think so will be for the markets? Election we know will be the biggest cue for the market. Other than that, look, markets are going up because there is enough liquidity chasing Indian stocks. There has been obviously kind of re-rating in expectation of a stable coalition post-election, and then we have also global markets also which are fairly positive, so that also is playing its part. Then down there is expectation also that the interest rate regime is also going to be benign. I think all these factors are going to play itself out, and I don't think any significant bad news is going to come in the very short term which is going to spoil the party. जी जाहिर तौर पर गजेंद्र, लेकिन मेरे पास इस समय पे फेसबुक पर एक व्यूअर का एक मैसेज आया है, और फेसबुक पे रोजी नाम की व्यूअर हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम में देखती हैं, और ये समझना चाह रही हैं, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं बेसिकली गजेंद्र, और आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है। वो ये समझना चाह रही है कि डीमैट अकाउंट पहले तो कैसे खुलवाया जाए, और शेयर बाजार में
ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होती है। एक लेमन पर्सपेक्टिव में ये समझना चाह रही हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाया जाए। तो अगर आप रोजी की कुछ मदद कर सके, उन्हें समझा सके कि डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाया जाएगा। जी देखिए, हाँ, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ऐसे बैंक्स हैं, ये सब डिपॉजिटरी के भी मेंबर होते हैं। इनको हम डीपीज कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। दो मेन डिपॉजिटरीज हैं हमारे देश में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दोनों जो है, ये जितने बैंक्स या ब्रोकर्स हैं, इनके मेंबर्स होते हैं। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर को जो डीपी का मेंबर हो या किसी बैंक को जो डीपी का मेंबर हो अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। जहाँ तक सवाल है आपको इन्वेस्ट करने का, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो आपके सामने जो नज़रिया है, आई थिंक आपके सामने काफ़ी समय है अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होते देखते हुए। ऐसी कंपनियां जिनमें लगातार ग्रोथ आती रहती है, जिनमें डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में है जिनके आउटलुक आने वाले कुछ समय के लिए अच्छा है, ऐसी भी किसी कंपनी में अगर आप निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो नज़रिया है मार्केट में निवेश करने का, वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके लेने के बाद कोई स्टॉक नीचे भी आता है तो मुझे लगता है आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास समय अवेलेबल है और आपने अच्छी रिसर्च करके काम किया है, तो सूनर देन लेटर आपको उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। So hopefully, Rosie, that answers your question. Time for the financial literacy story. Today our focus will be the post office savings schemes in India. Let's take a look on various schemes which a post office has to offer. Long served as the backbone of communication and small deposits. For more than 150 years, the Department of Post has played a pivotal role in facilitating communication throughout the country, thereby aiding in socio-economic development of the country. Post offices offer various services. Their work is just not restricted to delivering mails. With a network of more than 1.5 lakh post offices across the country, India Post offers various post office savings schemes. These are risk-free investment options that are safe and secured and provide you with capital gains without tax deduction at source. These savings schemes come at an attractive rates with nomination facility and are transferable to any post office across India. Let's have a quick glance at various post office savings schemes. Post office saving account. Interest payable is 4% per annum on individual and joint accounts. Salient features include that the account can be opened by cash only. Minimum balance to be maintained in a non-check facility account is 50 rupees. 5-year post office recurring deposit account. Interest payable is 8.3% per annum, which is quarterly compounded. Salient features are that on maturity of 10 rupees, the account fetches you 744.53 rupees. It can be continued for another 5 years on year-to-year basis. Nomination facility is available at the time of opening and also after opening of account. Post office time deposit account. Interest payable annually but calculated quarterly. From 1st of April 2013, interest rates are as follows. Salient features include that any number of accounts can be opened in any post office. Account can be opened in the name of minor, and a minor of 10 years and above age can open and operate the account. Moving on, post office monthly income account scheme. Interest payable is 8.40% per annum payable monthly. There is also scheme for the senior citizen, the senior citizen savings scheme. 9.20% per annum is the interest payable from the date of deposit of 31st March or 30th September or 31st December in the first instance, and thereafter interest shall be payable on 31st March or 30th June or 30th September and 31st December. Salient features include that any individual of the age of 60 years or more can open the account. Maturity period is 5 years. 15-year public provident fund account. Interest payable is 8.70% per annum compounded yearly. Salient feature is that an individual can open the account with 5 rupees but has to deposit minimum 500 in a financial year and maximum 1 lakh rupees. And finally, the National Savings Certificates or NSC. There are two types of certificates. 5 years National Savings Certificates. The interest payable is 8.5%
compounded 6 monthly but payable at maturity. The 10 years National Savings Certificates from 1st of April 2013, the interest payable is 8.80% compounded 6 monthly but payable at maturity. Salient features are that the deposit qualifies for a tax rebate under Section 80C of the IT Act and the interest accruing annually but deemed to be reinvested under Section 80C of the IT Act.